नमस्कार, C10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूं तो चूंकि अब चुनावी सुगबुगाहट है, तो ऐसे में दल बदल की राजनीति भी पूरे जोरों पर देखी जा रही है। कभी बीजेपी से सपा में तो कभी सपा से बीजेपी में ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे ये चुनाव अपने प्रचंड स्वरूप में पहुंचेगा, तब तक कई ऐसे बड़े नाम पाला बदलते हुए देखे जा सकते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि दलित वोट बैंक पर सीधी सीधी तौर पर सभी राजनीतिक संगठनों की नजर गड़ी होती है। ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य वो नाम है जिसको लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि जो सपा में जिस तरह से उन्होंने अपनी वापसी जो है शामिल हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद ये माना जा रहा है कि सपा से हमेशा रूठे रहने वाला वोट बैंक, दलित वोट बैंक, अब सपा के पास सरक सकता है। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका C10 न्यूज पर। जी जी स्वामी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में जाने का मुख्य कारण समझना चाहती है जनता। जी पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था को ताकत करने की कोशिश की जी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना शुरू कर दिया। अभी 69,000 शिक्षकों में से 19,000 आरक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाना अपने आप में एक चौंकाने वाला विषय है। वहीं पर सभी मेडिकल कॉलेजों में बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले और बिना आवेदन पत्र मांगे एक लाइन का प्रस्ताव लाकर कि चूंकि अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। मैंने कड़ा विरोध किया कैबिनेट में, मुख्यमंत्री जी सहमत भी हुए और अपर मिनिस्टर को डांट भी पिलाई, लेकिन उस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया। नतीजा हुआ कि उस प्रस्ताव के आधार पर पिछले 7 महीने से सभी मेडिकल कॉलेजों में और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एक ही वर्ग के लोगों की भर्ती की जा रही है। वो सभी सामान्य वर्ग के लोग हैं जी। और इससे ज्यादा मनमानापन और अनियमितता शायद सरकार का कोई दूसरा मिसाल हो। वहीं पर तीसरी चीज, जब भी कभी अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के आरक्षित पद भरे नहीं, जब पूरे नहीं होते थे तो उसको बैकलॉग से भरने की व्यवस्था। यहाँ आज अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों की बैकलॉग की भर्ती नहीं हो रही, आज सामान्य वर्ग के लोगों की बैकलॉग की भर्ती हो रही है। पीजीआई में 55 पदों पर इस व्यवस्था के तहत एक ही वर्ग विशेष के लोगों को वहां पर चयनित कराने का पास ये सरकार कर रही है। हमने कई मौके पर कैबिनेट में भी बात रखी, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात रखी। जब हमने देखा ये सरकार एक वो हिंदुत्व की दुहाई देती है, दूसरी ओर बड़े पैमाने पर हिंदू का एक तबका जो अनुसूचित जात, जनजात है, जिसकी आबादी लगभग 25% है, और वहीं पर एक दूसरा बहुत बड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जिसकी आबादी 54% है, कुल मिला दिया जाए तो ये लगभग 80% के करीब पहुंचते हैं। और इनका आरक्षण ये सीधे सीधे अजर की तरह निकल जा रहे हैं और इनके जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर रहे हैं। यानी अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे। तो इस तरीके से योगी सरकार ने जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, संविधान को मटका मेट करने की नाकाम कोशिश की है और दलितों और पिछड़ों की हकमारी की है, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि मैं पहले से ही इनके प्रति प्रतिबद्ध रहा हूं, दलितों और पिछड़ों पर जब भी कभी प्रहार हुआ, इनके हक पर कभी वार हुआ, इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, तो स्वाभाविक रूप से मैं मुखर होकर बोला। और यही कारण है कि मैंने योगी सरकार के मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देने का काम किया, क्योंकि जिन लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई, भाजपा के शायद ये भूल गए कि 2017 की पहले 14 साल का बनवास झेले। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी में आया था और भारतीय जनता पार्टी का बनवास खत्म किया था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई, ये उन्हीं का सर कलम करना शुरू कर दिए।
उन्हीं के पेट पर लात मारना शुरू कर दिए, उन्हीं को आरक्षण खत्म करना शुरू कर दिए, उन्हीं के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना शुरू कर दिए। एक और दुहाई देते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और दूसरी ओर भारतीय संविधान की व्यवस्था को ही अजगर की तरह निगलने का पाप कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे मुद्दे पर हमने सरकार को जवाब भी मांगा, इस्तीफा भी दिया, पूरे प्रदेश के दलितों और पिछड़ों को सावधान भी किया और साथ ही साथ ये अपील भी किया कि योगी सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है और छोटे किसान, छोटे व्यापारी विरोधी है। इसलिए सबको मिल करके इस योगी सरकार को उखाड़ फेंकना है और इसी संकल्प के तहत समाजवादी पार्टी में मैं अपने पूरे जनसलाप के साथ शामिल हुआ कि उसी प्लेटफॉर्म से हम भाजपा का सुपड़ा भी साफ करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनाएंगे और दलितों, पिछड़ों तथा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है उसकी भी रक्षा करेंगे, किसानों को भी सम्मान वापस दिलाएंगे, बेरोजगार नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिलाएंगे और छोटे व्यापारी जो सरकारी नीतियों से आज चौराहे खड़ा हो गया है उसको फिर से मजबूत स्थिति में लाने के लिए उसके हितों के अनुरूप हम नया नीति भी बनाएंगे। चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बात तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आखिरकार किसी भी स्थिति में आप आज ये देखें कि दलितों की वोट बैंक की आप बात करें, दलितों के ही मुद्दों पर आपने नाराजगी जताई, आपने कहा कि हमने राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य स्तर की सरकार तक आपने अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ही क्यों? सवाल सिर्फ जनता का इतना है, समाजवादी पार्टी में जाने का मुख्य कारण मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, उसका कारण है क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्लेटफॉर्म भी हमेशा गरीबों का, पिछड़ों का, कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ता रहा जी। लोहिया जी का बहुत पहले नारा था कि 100 में 60 लोहिया समाजवादियों ने बांधी घाट, 100 में 60 हमारा है। तो वो भी किसान की बात करते थे, वो भी मजदूर की बात करते थे और समाजवादी पार्टी जहां पहले चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभाल रहा था, लोहिया जी के समाजवाद पर चल रहा था, आज वहीं पर अम्बेडकर विचारधारा भी साथ में जुड़ करके उसको एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बनाएगी और पावर सेंटर बना करके सरकार भी बनाएगी और साथ ही साथ प्रदेश के लोगों के सम्मान की रक्षा भी करेगी और योगी सरकार को बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। तो चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में जाने के बाद अब दलितों का क्या समर्थन और किस तरह की भूमिका अब आगामी चुनावों में हम देख सकते हैं आने वाले चुनावों के साथ, मौर्य जी? स्वाभाविक रूप से क्योंकि आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग या सामान्य वर्ग में भी जो गरीब वर्ग के लोग वो सभी अपने हक, हकूक, सम्मान, अधिकार के प्रति सजग है, सावधान है। इस आरक्षण विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग एकजुट होंगे, संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब की विचारधारा को जीवित बनाए रखने के लिए। इस संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी योगी सरकार, किसान विरोधी योगी सरकार, बेरोजगार नौजवान विरोधी योगी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और अभी अभी आपने देखा 2 दिन पहले योगी सरकार ने जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हॉस्टल का दरवाजा तोड़ कर छात्रों पर बर्बरता पुलिसिया जो जाति अत्याचार हुआ है वो इतना सीरियस दिखाई पड़ रहा है। ये नादिरशाही चलना चाहते हैं, यह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, ये लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अजगर की तरह निगलना चाहते हैं, भारतीय संविधान को अजगर की तरह निगलना चाहते हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश को बचाना है तो योगी सरकार को बाहर का रास्ता निकालना है। वो तो ठीक है, लेकिन आपके सामने एक बड़ी चुनौती बीजेपी पेश कर रही है और वो अपनी पीठ भी थपथपा रही है। उनका मानना है कि आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल करने के बाद बीजेपी का जो कंधा है वो मजबूत है और आपको सीधे सीधे तौर पर चुनौती देने की कोशिश है। उससे कैसे उलझेंगे और सुलझेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक भी खत्म होगा।
नहीं, आरपीएन सिंह का जाने को आप किस तरह से देखते हैं मौर्य जी? अरे सामान्य चीज है वो। हमारा एक कार्यकर्ता उनको पटरी देने का दमखम रखता है। वो हमारे हमारे कोई नई बात नहीं। देखिए, बीजेपी में पिछले अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो दो बड़े नाम शामिल हुए हैं, एक अपर्णा यादव और आरपीएन सिंह। दोनों के जाने को लेकर खासतौर से देखिए, ये तो एक व्यक्तिगत, जी बोलिए। ये दोनों ऐसे नाम हैं जी, जो पेड़ के सूखे पत्ते की तरह गिरे हैं और इनका कोई स्थान नहीं है कि नेता है जी, और इसीलिए इनके आने और जाने से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पार्टी इनको लेके बड़ी वाहवाही ढूंढ रही है तो उसे मुबारक हो, लेकिन वही ढाक के पास इनके हाथ उठाने वाला नहीं। लेकिन चलिए, ये भी बात सही है, लेकिन हालांकि बीजेपी के जब आप बीजेपी में रहे थे उस वक्त और भी दलित नेता वहां पर जो है अपने पीठ थपथपाते थे। केशव प्रसाद मौर्य भी उसमें शामिल है। जब आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे थे अखिलेश जी के साथ में बैठकर, तब उन्होंने भी कई बार अपनी तरफ से ट्वीट करके ये बात जानकारी देने की कोशिश की कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो केशव प्रसाद मौर्य जी पर मैं कुछ इसलिए नहीं बोलूंगा कि उनको बड़ी तरस आती है। बेचारे वो डिप्टी सीएम रह करके भी अपने बेचारेपन का रोना कई बार हो चुके हैं। तो जो डिप्टी सीएम के पद पर रह गए थे, खुद के हाथ में रहा, वो दूसरों के सम्मान की बात करता है। माफ कीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका ये जो पिछली लाइन थी वो हम सुन नहीं पाए, तकनीकी कारण के चलते हम वो सुन नहीं पाए। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर जो आप बोल रहे थे, दोबारा से बोलने का कष्ट करेंगे? मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कई बार अपने बेचारेपन का रोना रो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के उप मुख्यमंत्री और मंत्री होते हुए भी वो अपने विभाग का संचालन कई बार नहीं कर पाए और इसका रोना दुखरा वो अनेक मौके पर किए हैं। यहाँ तक कि उनका क्या महत्व था कि मुख्यमंत्री की बैठक में उनके लिए मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं बुला सके, स्टूल लेकर के डिप्टी सीएम मौर्य जी बैठे थे। तो स्टूल वाला डिप्टी सीएम और बेचारा डिप्टी सीएम वो क्या उसकी हैसियत है, वो जग ने देखा और पूरे प्रदेश से देखा। इसलिए जो खुद बेचारा है वो किसी के सम्मान की रक्षा की बात दूर दूर तक नहीं कर सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की सरकार में और बीजेपी में खुद बेचारे की स्थिति में, साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं। इसका रोना खुद रोए हैं। चलिए ठीक है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरा एक सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाने की आपको लेके जाना चाहता हूं। आप ये देखिए कि जिस वक्त बीजेपी 2017 से पहले की बात कर रहा हूं, तब बीजेपी इतना मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन दो पार्टियां थी जो हमेशा एक दूसरे के साथ चुनाव चिर प्रतिद्वंदिता के साथ में लड़ाई लड़ते थे। वो थे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जो है सरकार बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं बहुजन समाज पार्टी के साथ में फिर एक गठबंधन होता है, लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है। उसके बाद जो बुआ जी जो हैं, बहन जी जो हैं, वो अपना समर्थन वापस ले लेती हैं। अब चूंकि एक फिगर बना हुआ था उस दौरान, उस अगर डिकेड की बात की जाए तो उस डिकेड में ये था कि भैया अगर दलितों की कोई एक सरपरस्ती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। अगर उसके बाद में 2017 के बाद जो स्थितियां बनी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है दलित समाज जाता हुआ दिखाई दिया, आप भी वहां पे शामिल थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी पर कैसे यकीन किया जाए, क्योंकि आप और हम बहुजन समाज पार्टी की जब गठबंधन तोड़ने की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहन मायावती जी की, उसको नहीं भुला सकते। तो उस जो असुरक्षा का जो भाव है दलितों के, दलित वोट बैंक के अंदर, उसको कैसे दूर कर पाएंगे आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़े करने के लिए? देखिए पटेल जी, बहुजन समाज पार्टी मनोहर कांशीराम जी के विचारों की उपलब्धि रही। आज बहन मायावती जी
अकेले पड़ गई है। पूरा बहुजन समाज उनका साथ छोड़ दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो अकेले पड़ी हुई है। और यही कारण है जी कि जो बहुजन समाज पार्टी कभी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, आज वही बहुजन समाज पार्टी को विधायकों के लाले पड़े हैं। पिछली बार 19 विधायक जीत करके आए थे, इस बार 10 के नीचे इनका आंकड़ा रहेगा, क्योंकि बहन जी खुद बहुजन समाज पार्टी खत्म करने के लिए आमादा है। तो इसलिए उसकी जवाबदेही उनकी खुद की है और पूरा दलित समाज, पूरा पिछड़ा समाज जानता है। जब पूरे दलित और पूरे पिछड़े बहुजन समाज में थे तो बहुजन समाज पार्टी एक पहाड़ जैसी पार्टी बन गई थी। ठीक। और जब वो बारी बारी से सभी, मानिया बहन जी जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से हटी, मनोहर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते से हट करके बड़े बड़े थैली साहब के पीछे भागने लगी, दलितों और पिछड़ों को नकार दिया, तो दलितों और पिछड़ों ने भी बहन जी को नकार दिया। इसलिए अब दलित और पिछड़ा, यही पहले भारतीय जनता पार्टी में गया, वहां उनकी सरकार बनाई। अब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी को दहाई के आंकड़े में ले जाकर के फिर से खड़ा करेगा, जो पहले इनकी हैसियत 2017 के पहले थी, उसी हैसियत में ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी को फिर खड़ा किया जाएगा। बहन जी जो है वो आगरा से अपना चुनावी प्रचार शुरू कर रही हैं। आगरा उनके लिए बड़ा किस्मत वाला साबित हुआ है, हमेशा से उनके लिए लकी रहा है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो कहीं के चुनाव प्रचार करें, उनको उसमें मैं मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ। चलो चुनाव के प्रचार बहाने की ओर निकल रही है, वो तो निकलती नहीं, पहली बार वो निकल रही है, तो इसके लिए तो हम उनको बधाई दे रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जब जनधारी खत्म हो गया तो अब निकलने में फायदा क्या, और परिणाम पिछली बार जो था उससे भी बड़ा परिणाम आएगा। तो इसलिए वो मानिया बहन जी जब से बाबा साहब का मिशन छोड़ दिया, मनोहर कांशीराम के विचारों से हट गई, तब से दलितों और पिछड़ों ने उनसे किनारा कर लिया। चलिए, यानी कि आपका कहना है कि वो अपना वोट बैंक बचाने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन वो वोट बैंक अब सड़क के समाजवादी पार्टी का रुख करने वाला है। जी बेशक। चलिए, अब आगामी अगर चुनावों की भूमिका की बात करें तो आपका खुद का चुनाव, साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी का खुद का जो चुनाव है, इन 7 चरणों के लिए किस तरह से कमर कसी हुई है सपा की तरफ से, आपकी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है? क्योंकि अमूमन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जा रहा है कि आप अखिलेश जी के बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, यानी कि आपका कद और इस समय स्थिति, जिम्मेदारी आपके लिए, आपके ऊपर पार्टी ने बहुत, समाजवादी पार्टी ने बहुत विश्वास के साथ आपको वो जिम्मेदारी सौंपी हुई है। क्या तैयारियां होंगी चुनावों को लेकर और किस तरह का नतीजे की हम जो समाजवादी पार्टी से उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, बूथ-बूथ स्तर तक काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। साइकिल घर घर में है, साइकिल जन जन के पास है, सभी लोग साइकिल लेकर के घर घर और साइकिल के सामने बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एक नया पृष्ठभूमि तैयार हुई है, वो कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस वक्त समाजवादी पार्टी में गए हैं, और ये जो पुरानी जो पृष्ठभूमि पहले से जो तैयार थी, जिसको कि समाजवादी पार्टी को हमेशा से एंटी फिगर में देखा जाता है दलितों के लिए, वो शायद अब नई तस्वीर सामने निकल के आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका C10 से बात करने के लिए। अब ये माना जा सकता है कि जिस तरह से, जैसा मैंने पहले कहा कि जब जैसे जैसे हम चुनावों के नज़दीक जाते जा रहे हैं, और जो 7वां चरण जब तक होगा, तो ये जो चुनावों का पूरा जो स्वरूप है वो प्रचंड स्वरूप में होगा। और अभी ऐसे कई और नाम हैं, जिस तरह से सुगबुगाहट निकल के आ रही है, कभी कांग्रेस से बीजेपी, कभी सपा से बीजेपी, कभी बीजेपी से अन्य दलों में जाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हालांकि चुनावों में ये आम बात है, लेकिन वोट बैंक किस तरफ पलटा खाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार।